हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन। ये कॉम्बिनेटोरिक्स का बेटा सब टॉपिक आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपियाड पर्पस के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है बेटे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मेरे पास है कि इफ़ देयर इज़ अ 5 स्टेप स्टेयर एंड यू कैन टेक इधर 1 स्टेप और 2 स्टेप, इन हाउ मैनी वेज यू कैन रीच एट द टॉप। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा आपको कि अगर आपके पास एक 5 स्टेप की स्टेयर अगर है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ अगर आपके पास है, और एक पर्सन जो है या तो 1 स्टेप जाएगा या 2 स्टेप जाएगा, तो कितने पॉसिबल वेज होंगे उसको टॉप तक पहुंचने के लिए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। सोचिए बेटा, टेक योर टाइम, ठीक है। अदरवाइज मैं इसका एक सोल्यूशन बता रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है बेटे। मैंने कहा 5 स्टेप की अगर स्टेयर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो 1 1 1 1 1, या तो ऐसे चलेगा बेटा हमारे पास एक कदम चलेगा, या वो ऐसे जा सकता है कि हमारे पास कि 1 1 1 2 चले हमारे पास, या 1 1 2 1 चले, या 1 2 1 1 चले, या 2 1 1 चले, 2 1 1 1, ठीक है बेटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐसे चले कि 1 2 2, या 2 1 2, या 2 2 1। इन टोटल पॉसिबल हमारे पास 8 केसेस हो जाएंगे बेटे। यानी कि अगर 5 स्टेप की अगर स्टेयर अगर होएगी तो बच्चा जो है या तो 1 कदम चले या 2 कदम चले, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यानी कि 5 स्टेप की स्टेयर की बजाय अगर मैं कह दूँ कि जो स्टेयर है वो 10 स्टेप की स्टेयर है, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। सोच के देखो आप लोग, अगर मैंने क्या बोला 5 स्टेप की बजाय अगर 10 स्टेप की अगर स्टेयर अगर हो जाएगी, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। मैंने कहा 10 स्टेप की स्टेयर है अगर हमारे पास, ठीक है बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सोच के देखो, अगर आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से चलोगे जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन तो हो जाएगा मगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सोच के देखो, अदरवाइज़ मैं कुछ आपको तरीका बताता हूँ बढ़िया सा, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो देखते हैं, एक काम करते हैं कि अगर 1 स्टेप की अगर स्टेयर थी, 2-3 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको। मैंने कहा अगर 1 स्टेप की अगर स्टेयर थी तो उसको चलने का एक ही तरीका था 1। ये मान लेते हैं स्टेप है हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ वेज है हमारे पास कि कितने डिफरेंट वेज में बच्चा जा सकता है, ठीक है। अगर 2 स्टेप की अगर स्टेयर होती है हमारे पास, ठीक है, अगर 2 स्टेप की स्टेयर है तो कैसे जाएगा, या तो 1 1 करके जाएगा या डायरेक्ट 2 पे चला जाएगा, तो 2 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे में कहना चाहता हूँ कि अगर 3 स्टेप की अगर स्टेयर अगर होती है हमारे पास, ठीक है, अगर 3 स्टेप्स की अगर स्टेयर अगर होती तो कैसे जा सकते थे हम लोग, 1 1 1 करके जा सकते थे, 1 2 करके जा सकते थे, या 2 1 करके जा सकते थे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास 3 हो जाएंगे इस केस में, ठीक है बेटा। ऐसे में कहना चाहता हूँ कि अगर 4 स्टेप की अगर स्टेयर होती है हमारे पास, ठीक है, अगर 4 स्टेप की अगर स्टेयर होती तो कैसे जा सकते थे, 1 1 1 1, 1 1 2, 1 2 1, 2 1 1, या 2 2 करके जा सकते थे हमारे पास। 5 पॉसिबल वेज होते। और अभी हमने सीखा था कि 5 स्टेप की अगर स्टेयर थी हमारे पास तो कितने नंबर ऑफ वेज थे हमारे पास। 5 स्टेप की अगर स्टेयर थी तो हमारे पास अभी 8 नंबर ऑफ वेज थे। हमने कैसे किया था अभी, 1 1 1 1 1, ठीक है बेटे, 1 1 1 2, 1 1 2 1। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 1 2 1 का मतलब क्या है कि पहले 1 कदम चला, फिर 1 कदम चला, फिर 2 कदम चले, फिर 1 कदम चला, ठीक है बेटे। तो 1 2 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 1 कदम चलेगा, फिर 2 कदम चलेगा, फिर 1 स्टेप चलेगा, फिर 1 स्टेप चलेगा हमारे पास। ऐसे डिफरेंट वेज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या 1 2 2 करके चलेगा, या 2 1 2 करके चलेगा, या 2 2 1 करके चलेगा। तो ऐसे हमारे पास 8 पॉसिबल वेज थे। अगर आप वैसे देखना चाहोगे इसके अंदर कुछ पैटर्न कि 1 2 3 5 8, अगर ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है, देख के चलिए कि 1 स्टेप में 1 वेज थे, 2 स्टेप की स्टेयर में हमारे पास 2 वेज थे, ठीक है, 3 स्टेप की स्टेयर में हमारे पास 3 वेज आए, मगर 4 स्टेप की स्टेयर में हमारे पास 5 वेज आए, और 5 स्टेप की स्टेयर में हमारे पास 8 वेज आए। आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है बेटे, शाबाश। किसी बच्चे ने बोला कि हर एक जो टर्म है वो पिछली 2 टर्म का सम आ रही है, यानी 1 + 2 देखा जाए इन दोनों का सम कितना है, 3 आ रहा है। अगर मैं 2 + 3 करूँगा तो 5 आ जाएगा।
अगर मैं 3+5 करूँगा तो नेक्स्ट टर्म 8 आ जाएगी। इसे कहते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस। ठीक है बेटे, इसका जो पैटर्न चल रहा है वो फाइबोनाची सीक्वेंस की तरह चल रहा है। यानी अगली टर्म देखा जाए तो क्या आएगी हमारे पास, 5 + 8 13 आ जाएगी बेटा हमारे पास, 8 + 13 21 आ जाएगा, 13 + 21 34 आ जाएगा, 21 + 34 हमारे पास, मैं पिछले दो टर्म का सम कर रहा हूँ, इन दोनों का सम 55 आ जाएगा बेटा। अगली टर्म जो है वो हमारे पास 89 आ जाएगी। आप देख सकते हैं दिस इज 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्टेप की अगर स्टेयर अगर होगी हमारे पास तो हमारे पास 89 नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, आपको अगर सर ये तो आपने पैटर्न से निकाला, वैसे कैसे करेंगे कॉम्बिनेटोरिक से, या कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे चलो पहले 5 स्टेप वाला करते हैं एक कॉम्बिनेटोरिक्स के तरीके से, फिर हम 10 स्टेप वाला भी करेंगे। जब 5 स्टेप की स्टेयर थी हमारे पास तो क्या क्या हो सकता है, या तो बच्चा 1 स्टेप चलेगा या 2 वाला स्टेप चलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, पाँचों के पाँचों जो उसने 1 स्टेप चले, यानी क्या था हमारे पास 1 1 1 1 1, क्या था हमारे पास 1 1 1 1 1। आप सभी को मालूम है अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर होती हैं हमारे पास, अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो कितना नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, यानी 1 ही वे होगा हमारे पास। मैंने क्या बोला, पाँचों के पाँचों जो है 1 स्टेप वाले हैं, 2 स्टेप वाला कोई भी नहीं था। अगर मैं 2 स्टेप वाला 1 स्टेप यूज़ करता हूँ तो मुझे इसके 3 स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 1 1 2। चीज़ें कैसे हो जाएंगी हमारे पास, ऐसे हो जाएंगी 1 1 1 2। अब मुझे इसको अगर अरेंज करना हो जिसमें 3 आइटम जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, 4। तो अरेंज करने के नंबर वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यानी 4 वेज आ जाएंगे बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 2 के 2 स्टेप जो हैं, दो दो वाले जो स्टेप है वो 2 बार यूज़ करता हूँ, और मुझे फिर 1 स्टेप जो है वो 1 बार यूज़ करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल कैसे हो जाएंगे 1 1 2 की तरह। मुझे इसको अगर अरेंज करना हो इसमें मुझे इसको अगर ऐसे अरेंज करना हो, मुझे अगर इसको ऐसे अरेंज करना हो 1 2 2 की तरह, 1 2 2 को तो कितना आ जाएगा इसमें हमारे पास, 2 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 + 4 + 3, यानी कि हमारे पास 8 वेज हो गए थे। ठीक है बेटे, ऐसे मैंने क्या बोला, 10 स्टेप की अगर स्टेयर अगर है, अगर 10 स्टेप्स की स्टेयर अगर थी, मैंने 1 से यूज़ करे, 1 स्टेप वाले यूज़ करे और 2 स्टेप वाले यूज़ करे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको हम अरेंज करेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं हमारे पास। मैंने क्या बोला, अगर 2 स्टेप वाले मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया, सारे के सारे मैंने जो है 10 स्टेप यूज़ करे, यानी 1 1 1 1 1 10 टाइम्स मैंने अगर यूज़ किया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, 1 ही वे होगा उसको हमारे पास चलने का। अगर मैं 2 स्टेप वाले 1 यूज़ करता हूँ तो मुझे इसको 8 यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 + 2 10 बनेगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो टोटल आर्टिकल्स हो जाएंगे 9, तो इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 9 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, यानी कि 9 वेज हो जाएंगे जब मैं सिर्फ एक बार 2 यूज़ करूँगा और 8 टाइम्स 1 स्टेप यूज़ करूँगा। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं मैं 2 स्टेप वाले जो है 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो 1 स्टेप वाले मुझे कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 6। ठीक है बेटा, तो टोटल आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 8, जिसमें 6 जो 1 1 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 2 वाले जो है 2 टाइम्स रिपीट होंगे हमारे पास, तो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 8 × 7 2 × 1, यानी कि 28 वेज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि मान लेते हैं 2 स्टेप वाले जो है मैं 3 यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको 4 यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये 4 10 स्टेप हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हो जाएंगे 7 हमारे पास, 4 + 3 7, तो नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, दिस 7 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 3 × 2 × 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज़ 35। इसके 35 वेज होंगे जब मैं 2 स्टेप वाले जो हैं वो 3 टाइम्स यूज़ करूँ। ठीक है, इतना नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंजमेंट के इसके। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 4 स्टेप जो है वो 2 2 वाले यूज़ करता हूँ, तो मुझे 2 स्टेप जो है 1 1 वाले यूज़ करने पड़ेंगे। इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज का मतलब होता है कि स्टेप्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। इस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 × 5 2 × 1, दिस इज़ 15। ठीक है बेटे, ऐसे हो सकता है कि अगर मैं पाँचों के पाँचों स्टेप है 2 वाला यूज़ करूँ, उसका कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, यानी 1 वे होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मैं देखता हूँ तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखते हैं, दिस इज़ 1 + 9 1 + 9 + 28 + 35 + 15 + 1, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। दिस इज़ 1 + 9 is 10, 10 + 28 is 38 + 35 + 15, 50 + 1 51। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 89। ये नंबर ऑफ वेज थे हमारे पास जब हमने 10 स्टेप के स्टेप काउंट करे थे यहाँ पर।
जो हमने फाइबोनाची सीक्वेंस से चेक किया था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। जब हमने इसको फाइबोनाची सीक्वेंस से किया था तब भी हमारे पास 10 स्टेप्स हुए थे हमारे पास। मैं अगर प्रॉब्लम कैसे मज़ेदार बनेगी, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि इसके अंदर अगर 100 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, यानी कि एक स्टेयर है, अगर वो उसमें मेरे पास अगर 100 नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आ जाएँ बाय यूजिंग वंस एंड टूस, तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको। ये n मैंने लिख दिया कि n इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स, कि अगर ऐसी कोई भी स्टेयर अगर मेरे पास है, ठीक है, ऐसी कोई भी स्टेयर अगर मेरे पास है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और अपने वंस और टूज़ अगर यूज़ करने हैं, तो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज होंगे कि मैं n स्टेप की स्टेयर को बाय यूजिंग वंस एंड टूज जो हैं वो राइज कर सकें। तो ये सोचो, ये और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे को रेकरेंस रिलेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना बेटा। तो आज की जो, क्योंकि पहली क्लास है रेकरेंस रिलेशन की, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रेकरेंस रिलेशन बनाते कैसे हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपको इनको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि किसी भी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। रेकरेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सीक्वेंसेस मैं कह सकता हूँ जिसमें हर एक जो टर्म है वो अपनी पुरानी जो पिछले वाले जो टर्म्स हैं उनके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ए एन को रिप्रेजेंट किया, लेट ए एन बी द नंबर ऑफ वेज, ए एन हमने नंबर ऑफ वेज मान ली जितने भी हैं हमारे पास, ऑफ राइजिंग यू कैन से एज ए एन बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ यूजिंग वंस एंड टूज, कि मैं वन स्टेप और टू स्टेप्स अगर यूज़ करता हूँ, ऑफ यूजिंग वंस एंड टूज, ठीक है, फॉर राइजिंग एन स्टेप्स। हमने ए एन रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर एन स्टेप अगर जाने हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेज अगर हैं उसे मैंने ए एन मान लिया। ऐसे ही हमारे पास ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, दीज आर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ यूजिंग वंस एंड टूज, कि मैं वन स्टेप और टू स्टेप अगर यूज़ करूँगा फॉर राइजिंग एन माइनस वन स्टेप्स। ठीक है बेटे। ऐसे ही हमारे पास ए एन माइनस टू क्या हो जाएगा, हमारे पास ए एन माइनस टू आर द नंबर ऑफ वेज, कि मैं नंबर ऑफ वेज यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑफ यूजिंग वंस एंड टूज, कि मैं वन स्टेप यूज़ करूँ एंड टू स्टेप यूज़ करूँ फॉर राइजिंग। तो पहली बार है इसलिए मैं सारा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एन माइनस टू स्टेप्स। ठीक है, अब सोच के देखो, जो बच्चा है, मैंने क्या बोला, एन स्टेप की स्टेयर है हमारे पास। हमने क्या बोला कि मेरे पास जो थी वो एन स्टेप की स्टेयर थी बेटी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ए एन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ वेज, जो अगर मैं एन स्टेप की स्टेयर यूज़ करूँगा, ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज। जब मैं एन माइनस वन स्टेप को मुझे राइज करना है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे उसे मैंने ए एन माइनस वन से रिप्रेजेंट कर दिया। और ए एन माइनस टू क्या हो जाएगा कि अगर एन माइनस टू स्टेप्स की अगर स्टेयर होएगी बाय यूजिंग वंस एंड टूज, मुझे कितना नंबर ऑफ वेज लगेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो है या तो पहला वन स्टेप चलेगा, मान लेते हैं बच्चा जो है पहले वन स्टेप पे चला। अगर बच्चे ने पहले वन स्टेप पे चला, अगर एन स्टेप की स्टेयर थी तो ये एन माइनस वन स्टेप्स बच जाएंगे बेटा हमारे पास। ठीक है कि नहीं, मुझे ए एन निकालना है। ए एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज मुझे निकालने हैं कि एन स्टेप की स्टेयर को बाय यूजिंग वंस एंड टूज उसने यूज़ करना है। मैंने कहा बच्चा जो है या तो पहले वन स्टेप चलेगा या टू स्टेप चलेगा। ठीक है बेटी, अगर वो पहला कदम चलता है, ठीक है, बाकी नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, एन माइनस वन स्टेप्स। सो एन माइनस वन स्टेप्स को चलने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस वन, क्योंकि ए एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन स्टेप को चढ़ने के टोटल नंबर ऑफ वेज। सो ए एन माइनस वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन माइनस वन स्टेप की स्टेयर को चढ़ने के नंबर ऑफ वेज। तो मैंने क्या बोला, बच्चा अगर पहला स्टेप एक कदम अगर यूज़ करता है हमारे पास, तो बाकी एन माइनस वन स्टेप की स्टेयर बच जाएगी, उसको चढ़ने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस वन। ठीक है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो है, अगर मान लेते हैं पहला कदम जो है टू स्टेप यूज़ करता है, मैंने कहा पहले बच्चे ने जो है पहला कदम टू स्टेप यूज़ करा, बाकी जो स्टेयर थी वो हमारे पास एन माइनस टू स्टेप की स्टेयर रह जाएगी। ठीक है बेटा, ये नहीं तो एन माइनस टू स्टेप की स्टेयर को चढ़ने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस टू। समझ आए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ये आपकी बन जाएगी फाइबोनाची सीक्वेंस। ये मैंने आपको बताया कि रेकरेंस रिलेशन बनाते कैसे हैं, फिर मैं धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बेटे, समझ आए। दोबारा बताऊं कि अगर एन स्टेप की स्टेयर अगर है हमारे पास, मैंने क्या बोला, अगर एन स्टेप की स्टेयर अगर हमारे पास है, ठीक है, बच्चा या तो एक कदम चलेगा या दो कदम चलेगा। बच्चे ने अगर एक कदम चला, अगर टोटल एन स्टेप्स थे तो बाकी कितने स्टेप बच जाएंगे हमारे पास, एन माइनस वन स्टेप बच जाएंगे। तो एन स्टेप को चढ़ने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस वन। ठीक है, अगर बच्चा दो कदम चलता है तो बाकी एन माइनस टू स्टेप बच जाएंगे, तो एन माइनस टू स्टेप की स्टेयर को चढ़ने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ए एन माइनस टू। तो ए एन किसके बराबर हो गया, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। आप चेक कर सकते हैं कि अगर ए वन होता, आपको ए वन ए टू इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेंगी, वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर एक कदम की अगर स्टेयर थी तो ए वन तो वन हो जाएगा हमारे पास। ए टू का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दो स्टेप की अगर स्टेयर थी हमारे पास तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, या तो वन से चलेगा या डायरेक्ट टू चलेगा, तो उसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास टू वेज हो जाएंगे।
ठीक है बेटे। अगर आपको A3 निकालना है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 डाल के देखिए, अगर मैंने n की जगह 3 रखा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 + A1 हो जाएगा बेटा। A2 + A1 का मतलब क्या है, 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूँ तो A4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, A3 + A2। A3 + A2 का मतलब क्या है, 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं n की जगह 5 रखता हूँ तो A5 का मतलब क्या हो जाएगा, A4 + A3, इसका मतलब 5 + 3 यानी कि ये 8 हो जाएगा। आपने देखा था कि जब 5 स्टेप की अगर स्टेट थी हमारे पास तो 8 नंबर ऑफ वेज थे। ठीक है, छोटे छोटे हैं, 10 स्टेप मांगे जाते हैं, 15 स्टेप मांगे जाते हैं, तो तब बड़े आराम से इसको फिबोनाची सीक्वेंस से कर सकते हो। जब 100 स्टेप मांगे जाएँ या 1000 स्टेप्स अगर मांगे जाएँ तो कैसे करेंगे, उसको हम धीरे धीरे बताएंगे कि इस फिबोनाची सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करते हैं जब ऐसी इनिशियल कंडीशंस हमारे को दे रखी हों। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेकरेंस रिलेशन बनाते कैसे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसका सिंप्लीफिकेशन भी आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ln ऑफ रीजन्स डिफाइंड बाय n लाइन्स इन अ प्लेन। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक लाइन है देखो, तो इसको अगर मान लेते हैं L1 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नंबर ऑफ लाइन्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा एक लाइन थी, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स। ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स कब आएंगे, जब ना तो लाइन्स हमारे पास पैरेलल हो, ना ही हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन्स हो या ओवरलैपिंग लाइन्स हो। ठीक है, तो अगर एक लाइन अगर थी तो हमारे पास 2 रीजन्स आ रहे थे बेटे। ठीक है, यानी प्लेन सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। ठीक है, सारी लाइन्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो प्लेन सरफेस के अंदर ही डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, तो L1 और L2 2 लाइन्स अगर हैं सेम प्लेन के अंदर, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स आएंगे सेम प्लेन के अंदर, दिस इज 1 2 3 और ये 4, यानी कि 2 लाइन्स जो हैं वो इस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 लाइन्स अगर होंगी, अगर मेरे पास 3 लाइन्स अगर हैं तो देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है ये। ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ 5 6 7, ये L1 लाइन थी, ये L2 लाइन थी, और ये L3 वाली लाइन अगर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे 3 लाइन्स अगर हैं तो ये हमारे पास 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। आप लोग बताओ कि अगर 4 लाइन्स अगर होंगी तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। टेक योर टाइम, आप सोच के मुझे बताइए कि अगर 4 लाइन्स अगर होंगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पार्ट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा पैटर्न निकाल ले, देखते हैं नेक्स्ट, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक लाइन थी हमारे पास, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लाइन है। ठीक है, और फोर्थ लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटे, ये हमारे पास ये वाली लाइन थी। तो ध्यान से देखते हैं, दिस इज L1, दिस इज L2, ये हमारे पास L3 वाली लाइन थी और ये हमारे पास L4 वाली लाइन है। तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, देखो 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7, तो पहले से था हमारे पास, ये 8 आ जाएगा ये वाला रीजन, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। यानी कि 4 लाइन्स अगर हमारे पास हैं तो इन्होंने 11 रीजन्स हमारे को डिवाइड किया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि अगर एक लाइन थी तो 2 पार्ट्स में आ रहा था, 2 लाइन है तो 4 पार्ट्स मैक्सिमम डिवाइड हो रहे थे, 3 लाइन से तो 7, और 4 लाइन्स अगर थी हमारे पास तो 11 पार्ट्स आ रहे थे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 लाइन्स अगर हैं तो कितने पार्ट्स में बटेगा, कितने मैक्सिमम रीजन से डिवाइड कर सकता है, तो देखते हैं। कुछ बच्चा हो सकता है कि ऐसे कर ले, दिस इज़ 2 4 7 11 सीक्वेंस आ रही है हमारे पास, तो क्या करेंगे बताइए। शाबाश, एक आध बच्चे ने बोल दिया होगा सर मेंटल एबिलिटी की तरीके से तो इसका 16 रीजन्स आ रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया, इसमें 5 ऐड कर दिया, अगला 6 ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। मगर अब अगर आप इससे करते हो सीक्वेंस से तो हो सकता है कि आपका आंसर ठीक हो, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ठीक आए, क्योंकि आपने मेंटल एबिलिटी तरीके से किया कि 2 4 7 11 पैटर्न ढूंढ लिया। ठीक है, वो तो मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। मगर आपको ज्योमेट्रिकली, या मैं कहना चाहूँगा यहाँ से मैथमेटिकली आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, तो वो अगर आप सोचोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलो सोचते हैं। उसके लिए आप अपना टाइम लेना चाहिए, टाइम लेकर के वीडियो को पॉज कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये L4 वाली लाइन जब मैंने ड्रॉ करी थी, ये वाली लाइन मैं इसको रेड कलर से कलर कर रहा हूँ, जब मैंने ये L4 वाली लाइन ड्रॉ करी थी तो L4 वाली लाइन को 3 लाइन्स ने, L1 ने, L2 ने और L3 ने एक एक पॉइंट पे कट किया था। ठीक है बेटा, ही नहीं, आप सोच के देखिए, एक लाइन है मेरे पास L4। ठीक है, L4 वाली लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इससे पहले वाले जो 3 लाइन्स हैं उन्होंने 3 पॉइंट्स पे कट किया। सोच के देखिए, इन 3 पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 1 2 3 4, यानी कि मैंने कहा ये पॉइंट जो हैं हमारे पास इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ जितने पॉइंट्स हैं उससे एक ज़्यादा पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है ना बेटे, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इन 4 पार्ट्स की वजह से मेरे पास, मैं कहना चाहूँगा 4 रीजन्स एक्स्ट्रा आए थे मेरे पास ये वाले। पहले 7 रीजन्स थे ना हमारे पास, यानी कि अगर मैं R4 अगर रीजन्स मान लूँ, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द 4 नंबर ऑफ लाइंस, तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द 3 नंबर ऑफ लाइंस प्लस जो 3 पॉइंट्स आए थे, ठीक है, उनकी वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो ये आ गया था हमारे पास। समझ आया बेटा, ये नहीं आया? मैंने कहा जब मैंने फोर्थ लाइन ड्रॉ करी थी, जब मैंने फोर्थ लाइन ड्रॉ करी थी, तो उससे पहले वाली जो 3 लाइंस हैं वो फोर्थ लाइन को 3 पॉइंट्स पे कट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। वो 3 पॉइंट्स पे जो कट करेंगी उस वजह से वो जो लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और उन 4 पार्ट्स की वजह से मेरे पास 4 रीजन्स एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। आप यहाँ ध्यान देख सकते हैं कि जब मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ देख सकते हैं जब मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, तो उससे पहले वाले जो 2 लाइन्स हैं उसको 2 पार्ट्स में कट करेंगी, यानी कि अगर मैं R3 को डिफाइन कर दूँ नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द 3 नंबर ऑफ लाइन्स, तो किसके बराबर आएगा, R2, यानी 2 लाइन ने जितने नंबर ऑफ रीजन्स बनाए थे, ठीक है, प्लस अब R3 से पहले यानी थर्ड लाइन से पहले 2 लाइन्स इसको 2 पॉइंट पे कट करेंगी, और इन 2 पॉइंट्स की वजह से आपको पास 3 रीजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो L3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो R3 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, R2 + 3, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 थे, 4 + 3 7 हो गया था हमारे पास, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है राजी, समझ आया? तो मैं आपको इसी आइडिया को मैं जनरलाइज़ करूँगा कि अगर मैं n नंबर ऑफ लाइन्स अगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप सोच के देखिए, जब मैं n नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करूँगा, जब भी मैंने nth लाइन ड्रॉ करूँगा तो नंबर ऑफ रीजन्स Rn स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय n नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो Rn -1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय n-1 नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है बेटे। सो ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं nth लाइन ड्रॉ करूँगा, जब भी मैं nth लाइन ड्रॉ करूँगा तो उसके जितने भी रीजन्स आएंगे उससे पहले वाले अगर n-1 नंबर ऑफ लाइन्स हैं, वो जितने रीजन्स बना रही थी वो तो होंगे ही होंगे हमारे पास, ठीक है ना बेटे। जब मैंने nth लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ रीजन्स है उसको मैंने Rn से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या बोला, n-1 नंबर ऑफ लाइन्स अगर हैं हमारे पास, तो n-1 नंबर ऑफ लाइन्स कितने नंबर ऑफ रीजन्स बनाएंगी, Rn-1, Rn-1 तो होगा ही होगा। इसमें क्या होगा, प्लस जब मैंने nth लाइन ड्रॉ करी, याद रखना, जब मैं nth लाइन ड्रॉ करूँगा तो उससे पहले वाली जो n-1 लाइन्स हैं वो nth लाइन को n-1 पॉइंट्स पे कट करेंगी, समझ आए? जब मैं nth लाइन ड्रॉ करूँगा तो उससे पहले वाली n-1 लाइन्स जो हैं वो nth लाइन को n-1 पॉइंट्स पे कट करेंगी, ठीक है, और उन n-1 पॉइंट्स जो हैं वो nth लाइन को n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है कि नहीं। एक लाइन के बाद जितने पॉइंट्स होते हैं नंबर ऑफ पार्ट उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब मैं nth लाइन ड्रॉ करूँगा तो उससे पहले वाली n-1 लाइन्स उसको n-1 पॉइंट्स पे कट करेंगी, जिससे मुझे n रीजन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर एक लाइन के ऊपर n-1 पॉइंट्स हैं तो n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ना बेटे हमारे पास। जैसे हमारे पास R4 क्या हो गया था, R3 + 4, ये जब मैंने फोर्थ लाइन ड्रॉ करी थी तो थर्ड लाइन के जितने नंबर ऑफ रीजन्स है वो तो आएंगे ही आएंगे, तो थर्ड लाइन पहले की जो 3 लाइन्स हैं वो चौथी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स पे कट करेंगी, 3 पॉइंट्स की वजह से मेरे पास 4 पार्ट्स एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे n-1 पॉइंट्स की वजह से n रीजन्स जो हैं हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं Rn-1 इज इक्वल टू n, ठीक है बेटे। अब हमने क्या किया, n की वैल्यू आप लोग 2 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, R2 - R1, ये 2 हो जाएगा बेटा हमारे पास। n की जगह 3 रखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, R3 - R2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n की जगह 4 रखेंगे तो R4 - R3, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं n की जगह अगर n रखता हूँ तो Rn-1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, n। अब मैंने क्या किया, मैं सबको ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, जैसे R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे के सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Rn-R1 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सोन प्लस n, ठीक है। R1 का मतलब क्या, एक लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो Rn-2, दिस इज 2 + 3 + 4 अप टू सोन प्लस n, ठीक है बेटे। तो हम क्या कर सकते हैं, -2 को ब्रेक करूँगा जानबूझ के ऐसे, -1 और उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। पहले भी कर सकता था, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है
इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो क्या होगा 1+1+2+3+4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। ये क्या हो जाएगा बेटा 1+n टाइम्स ऑफ n+1/2 आ जाएगा बेटा, ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स हो जाएंगे। इनकी अगर n नंबर ऑफ लाइन्स अगर हैं, कितने मैक्सिमम रीजन्स में वो डिवाइड करेगी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1+n+1/2। आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख के देखता हूँ तो R4 का मतलब क्या हो जाएगा 1+4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2, यह क्या हो जाएगा 1+10, दिस इज कम्स आउट टू बी 11। आपको याद होगा कि अगर 4 लाइन्स अगर हैं तो हमारे पास 11 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे अगर चेक करना चाहिए कि अगर n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, मुझे अगर देखना हो कि 5 लाइन्स कितने नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड करेंगी, तो क्या होगा 5 × 6/2, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1+15 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16। ठीक है, तो 5 लाइन्स अगर होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स हमारे पास हो जाएंगे 16। ठीक है बेटे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि मैंने क्या बोला कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स Rn मेड बाय द n सर्कल्स इन अ प्लेन। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एक सर्कल अगर है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1 और 2, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं हमारे पास ये। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स कब आएंगे, जब ना तो दो सर्कल हमारे पास ओवरलैपिंग हो, ठीक है, और ना ही दो सर्कल हमारे पास कॉन्सेंट्रिक हों। ठीक है बेटा, ये नहीं, ठीक, अलग अलग सर्कल्स हैं, सेंटर्स उनका अलग अलग है हमारे पास, ओवरलैपिंग सर्कल्स नहीं है हमारे पास। तो मैंने क्या बोला, एक सर्कल अगर है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटे। ठीक है, तो अगर मैंने क्या बोला, अगर 2 सर्कल अगर होंगे हमारे पास तो देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको ये। दिस इज़ 1 2 3 और 4, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स जो इस प्लेन सरफेस को डिवाइड कर सकता है। ठीक है बेटे, 2 सर्कल अगर हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे मैंने क्या बोला, अगर 3 सर्कल्स अगर हमारे पास होंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 सर्कल्स अगर हैं हमारे पास तो 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 सर्कल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोग, सोचो सोचो। कोई बच्चा सोचेगा सर पैटर्न को अगर देखा जाए तो 2 4 8 आ रहा है। कोई बच्चा कहेगा सर पैटर्न को अगर देखा जाए तो ये 2 आ गया, ये 2 नंबर ऑफ रीजन्स थे, ये 4 नंबर ऑफ रीजन्स थे, ये 8 नंबर ऑफ रीजन्स थे। तो देखने से तो नज़र आ रहा है कि ये 2⁻1 होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का क्यूब होगा। तो इस हिसाब से तो देखने से नज़र आ रहा है कि 2⁴ यानी कि 16 होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर सीरीज से अगर किसी बच्चे ने अगर आंसर निकाला था, तो अगर वो बच्चा अगर इसको भी सीरीज से अगर करेगा और वो सोचेगा कि 4 सर्कल अगर 16 रीजन्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं बता दूं कि 16 इज़ अ रॉन्ग आंसर। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि कभी कभी अगर आप लोग अगर सिर्फ मेंटल एबिलिटी से चल रहे हो, मैथमेटिकली अगर नहीं चलोगे, तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो गलत आए। क्योंकि मेंटल एबिलिटी के जब सीरीज़ वाले जब आप क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है आप जो सीरीज़ सोच रहे हो और जो एग्जामिनर जो सीरीज़ पूछना चाह रहा है वो दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, या मैं कहना चाहूँगा जो आपने जो सीरीज़ सोची हो सकता है वो कुछ टर्म्स के लिए वैलिड हो, 3 टर्म्स के लिए 4 टर्म्स के लिए, मगर आगे जाकर के वैलिड ना हो रही हो। ठीक है ना बेटे, तो मैथमेटिकली सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्बिनेटोरिक्स में। ठीक है राजी। तो देखते हैं कि 4 सर्कल्स अगर होंगे तो कितने नंबर ऑफ रीजन्स आते हैं हमारे पास। दिस इज यू कैन से 1 सर्कल, ठीक है, दिस इज अनदर सर्कल, 2 सर्कल हो गए बेटे। ठीक है, ये 3rd सर्कल आएगा हमारे पास, और 4th सर्कल में जानबूझ के डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। दिस इज 4th सर्कल। ठीक है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कहते हो तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि अब थोड़ा सा अच्छे से नंबर ऑफ रीजन्स हम ध्यान देख सकें इसको। ठीक है बेटे, सो नंबर ऑफ रीजन्स अगर देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ रीजन्स आ रहे हैं हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 7 8 9 10 11 12, दिस वन इज़ 13। ठीक है बेटा, और एक ये 14। तो यानी कि हमारे पास ध्यान से देखा जाए कि अगर 4 सर्कल अगर थे तो हमारे पास 14 रीजन्स आए थे बेटे। ठीक है कि नहीं, अगर मेरे पास 4 सर्कल्स थे तो मेरे 14 रीजन्स आए। यानी क्या था कि अगर एक सर्कल है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 सर्कल अगर हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सर्कल अगर हैं तो हमारे पास ये 8 पार्ट आ रहे हैं, मगर 4 सर्कल जब होंगे तो हमारे पास 14 पार्ट्स आएंगे। ऐसे सोच के देखो कि अगर 5 सर्कल्स अगर होंगे तो कितने पार्ट्स आएंगे, या n नंबर ऑफ सर्कल्स अगर हों तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं। ये रेकरेंस रिलेशन का काम है बेटे। ठीक है,
तो देखिए टाइम सोच के देखिए, अदरवाइज़ मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि एक सर्कल के ऊपर, मान लेते हैं एक सर्कल अगर है मेरे पास, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स अगर हैं, ये 2 पॉइंट सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2, ओबियसली, एक इस तरफ एक इस तरफ। मैंने क्या बोला, अगर 3 पॉइंट्स अगर होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटे, एक सर्कल के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स अगर हैं हमारे पास, तो इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ जितने पॉइंट्स उतने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स अगर होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कि हमारे को ये समझ आ गया कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स अगर हैं हमारे पास, तो उतने ही रीजन्स आ रहे हैं। लाइंस के केस में क्या होता था, हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं उससे एक ज़्यादा आता था। आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर एक धागा है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, धागा जो लाइन की शेप में हो गया, उसके अंदर अगर 4 पॉइंट्स थे, एक धागे पे जो स्ट्रेट लाइन की शेप में है, उसके ऊपर अगर 4 पॉइंट्स अगर थे हमारे पास, ठीक है, तो वो 5 पॉइंट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मगर धागे के दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, धागे के दोनों एंड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो जो बाहर वाला एक्स्ट्रा रीजन थे वो एक ही रीजन बन जाएगा ना, हमारे पास सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये नहीं, धागे के ऊपर मैंने क्या बोला, 4 पॉइंट्स अगर हैं, ठीक है, वो 4 पॉइंट्स उस धागे को जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं धागे के दोनों एंड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो सर्कल बन जाएगा हमारे पास। तो जो बाहर लास्ट वाले जो पार्ट्स है वो उनसे मिलकर के एक ही रीजन बन जाएगा ना हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए क्या होगा, सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स अगर हैं तो वो 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। यानी कि एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि जब मैं कोई भी सर्कल अगर ड्रॉ करता हूँ तो उससे पहले वाले सर्कल उसको 2 पार्ट्स पे कट करते हैं। यानी कि ध्यान से देखिएगा कि जब हमने सेकंड सर्कल ड्रॉ किया था तो फर्स्ट वाले सर्कल उसको 2 पॉइंट्स पे कट किया था, जिस वजह से 2 रीजन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे, ठीक है। और जब मैंने मान लेते हैं C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, ये C3 सर्कल है, जब मैंने थर्ड सर्कल ड्रॉ किया था तो फर्स्ट वाले सर्कल ने एक तो उसको यहाँ पे कट किया, एक उसको यहाँ पर कट किया, 2 पार्ट्स आ गए थे। सेकंड वाले सर्कल ने एक तो इसको यहाँ पे कट किया और एक इसको यहाँ पर कट कर दिया, यानी 4 पॉइंट्स आ गए थे। थर्ड वाले सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स आ गए थे। इन 4 पॉइंट्स की वजह से 4 रीजन्स एक्स्ट्रा आ गए थे हमारे पास, ठीक है बेटे। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, जब मैंने फोर्थ सर्कल ड्रॉ किया था, लेट दिस बी C1, लेट दिस बी C2, लेट दिस बी C3, हर सर्कल जो है वो नए सर्कल को 2-2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। आप देख सकते हैं जब मैंने C4 जब ड्रॉ किया था, C1 ने एक तो उसको यहाँ पे कट किया था, एक उसको यहाँ पे कट किया था, 2 पॉइंट्स आए थे बेटे। C2 ने एक उसको यहाँ पे कट किया था हमारे पास और एक उसको यहाँ पे कट किया था C2 वाले सर्कल ने, ठीक है बच्चे। C3 वाले सर्कल ने एक तो यहाँ पे कट किया था, एक उसको यहाँ पे कट किया था। रेड वाले सर्कल की बात देखी तो यानी रेड वाले सर्कल पे C4 पे हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गए थे। 6 पॉइंट से 6 रीजन एक्स्ट्रा आ गए थे हमारे पास, देख सकते हैं 8 + 6 हमारे पास 14 आ गया था। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ रीजन मेड बाय 4 नंबर ऑफ सर्कल्स बोलता हूँ तो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ रीजन मेड बाय द 3 नंबर ऑफ सर्कल्स। तो पहले वाले तो थे ही थे हमारे पास, प्लस जो 3 सर्कल थे ये वाले, वो फोर्थ सर्कल को 2-2 पॉइंट पे कट करेंगे, यानी 2 × 3 पार्ट्स पे कट करेंगे। और जितने पार्ट्स पे कट करेंगे उतने नंबर ऑफ रीजन्स आ जाएंगे। समझ आया। जब मैंने फोर्थ सर्कल ड्रॉ किया था तो नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द 4 नंबर ऑफ सर्कल यानी R4 किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द 3 नंबर ऑफ सर्कल। R3 तो वाले तो पहले से होंगे ही होंगे, ठीक है। जो 3 सर्कल हमारे पास हैं वो चौथे सर्कल को हर कोई सर्कल 2-2 पॉइंट्स पे कट करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द फोर्थ सर्कल आर 2 × 3, 6 पॉइंट्स आ गए। 6 पॉइंट्स की वजह से 6 रीजन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं Rn को रिप्रेजेंट कर दूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि Rn इज़ द नंबर ऑफ रीजन्स, यू कैन से Rn इज़ द नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है ना, मेड बाय n नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। ऐसे Rn - 1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय n - 1 नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो होगा क्या, Rn किसके बराबर होगा, Rn - 1 का मतलब जब मैं nth सर्कल ड्रॉ करूँगा उससे जितने भी रीजन्स आएंगे मुझे वो निकालने Rn। मैंने क्या बोला, n - 1 सर्कल जितने भी हैं वो हमारे पास Rn - 1 रीजन्स तो बना ही रहे होंगे हमारे पास, तो Rn - 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है। प्लस जो n - 1 सर्कल्स हैं वो nth सर्कल को 2 × n - 1 पॉइंट्स पे कट करेंगे। जो n - 1 सर्कल्स हैं
वो nth सर्कल को, जो नया सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर 2 इंटू एन माइनस वन पॉइंट्स पे कट करेंगे, जिसकी वजह से उतने ही रीजन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आर एन माइनस में आर एन माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या किया, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले लिखा था, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 माइनस में R1 इज इक्वल टू 2 इंटू वन आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं n की जगह 3 रखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, R3 माइनस में R2 इज इक्वल टू 2 इंटू टू आ जाएगा बेटे। ऐसे ही अगर n की जगह 4 रखता हूँ तो R4 माइनस R3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू थ्री। इसको अगर मैं ऐसे प्रोसीड करता चला जाऊँ और अगर मैं n की जगह n रखूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Rn माइनस में Rn माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन। ठीक है बच्चे, अब मैं इन सबको अगर ऐड करता हूँ, मैंने क्या किया, इन सबको अगर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 से R3, R4 से R4, सारे के सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो Rn माइनस में R1 किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ, सबको मैं जब ऐड करूँगा तो ये जो 2 है सब में से कॉमन आ जाएगा बेटे। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस n माइनस वन। ठीक है, R1 का मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द वन सर्कल। तो एक सर्कल तो हमारे पास 2 रीजन्स बनाएगा, दिस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है बेटे, तो इस 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास Rn माइनस टू किसके बराबर हुआ, दिस इज n इंटू एन माइनस वन। ठीक है बेटे, तो नंबर ऑफ रीजन्स मेड बाय द n नंबर ऑफ सर्कल्स किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन प्लस टू। ठीक है, आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूँ तो R4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू थ्री प्लस टू, 12 प्लस टू 14 रीजन्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं n की जगह 5 रखूँगा तो R5 किसके बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास, 5 इंटू फोर प्लस टू, 22 नंबर ऑफ रीजन्स आ जाएंगे। समझ आए? ठीक है बेटे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सा है हमारे पास कि बाय अ बाइनरी सीक्वेंस ऑफ लेंथ n वी मीन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स d1 d2 d3 dn अप टू सो ऑन वेयर ईच di इज इधर 0 और 1, कि हर एक जो di है या तो 0 है या 1 है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो मुझे बताना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n विच डू नॉट कंटेन कंजिक्यूटिव जीरोज़। यानी कि मैं अगर आपको क्वेश्चन समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि सारे सारे या तो 1 आ जाए हमारे n लेंथ की, n डिजिट की है। ठीक है बेटा, या ऐसे हो सकती है हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 भले बीच में आ जाए। ठीक है बेटे, 0 0 इकट्ठा नहीं आएगा बेटे, 0 0 इकट्ठा नहीं आएगा, 0 1। ठीक है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ n लेंथ की सीक्वेंस है, 1 कंजिक्यूटिव हो सकते हैं मगर 0 कंजिक्यूटिव नहीं आएंगे। या ऐसे कुछ हो जाए 0 1 1 1 0 1 0 1 कुछ भी अगर आ जाए n लेंथ की, 1 0 1 1 1 कुछ भी। ठीक है ना बेटे, मतलब 1 कंजिक्यूटिव हो सकते हैं, 0 कंजिक्यूटिव नहीं होंगे। ऐसे n डिजिट की कोई भी सीक्वेंस आपने बताना है, और आपने बताना है कितनी डिफरेंट ये सीक्वेंसेस हो सकती हैं बाइनरी डिजिट्स की। कि बाइनरी डिजिट का मतलब क्या है, या तो मुझे 0 यूज़ करना है या मुझे 1 यूज़ करना है। ठीक है, सो जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि बाय अ बाइनरी सीक्वेंस ऑफ लेंथ n वी मीन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स d1 d2 अप टू सो ऑन dn वेयर ईच di इज ईदर 0 और 1। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n विच डू नॉट कंटेन कंजिक्यूटिव जीरोज़। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। मैंने बोला कि अगर मेरे पास मान लेते n है, n मतलब 1 डिजिट की सीक्वेंस अगर है हमारे पास। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या क्या हो सकती है हमारे पास, देखते हैं। सीक्वेंस हो जाएगी या तो 0 या 1। ये 1 डिजिट की सीक्वेंस है ना बेटे, ये तो 0 बनेगी या 1 बनेगी। तो a1 an का मतलब नंबर ऑफ वेज कितने, तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। an मान रहा हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे बाइनरी डिजिट की सीक्वेंस बनाने की। ठीक है बेटे, अगर 2 डिजिट की सीक्वेंस अगर है हमारे पास, अगर 2 डिजिट की सीक्वेंस अगर है हमारे पास तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा या 1 1 होगा बेटा हमारे पास। तो a2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि अगर 3 डिजिट की सीक्वेंस अगर हमारे पास है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो सारे 1 1 1 आ जाए या 1 1 0 आ जाए, कंजिक्यूटिव जीरोज़ नहीं होने चाहिए बेटे। या तो 1 0 1 आ जाए या 0 1 1 आ जाए या 0 1 0 आ जाए। यानी a3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। हो सकता है किसी ना किसी बच्चे को पैटर्न थोड़ा सा समझ आ भी गया हो अब तक, मगर फिर भी हम देखते हैं अभी कि अगर 4 डिजिट की सीक्वेंस अगर है हमारे पास, ठीक है,
तो मुझे 1 और 0 यूज़ करने की, कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 1 1 1 1, सारे 1 1 हो जाए। अब 1 0 आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 1 1 0 आ जाए, 1 1 0 1 हो जाए, 1 0 1 1 हो जाए, ठीक है, 0 1 1 1 हो जाए, ठीक है बेटा, या तो ऐसे हो जाए 1 0 1 0, ठीक है, या ऐसे हो जाए 0 1 0 1 या 0 1 1 0, यानी कि A4 कितना आ जाएगा हमारे पास 8। हो सकता है किसी बच्चे को पैटर्न नज़र आ रहा हो, दिस इज़ 2 3 5 8, ठीक है बेटे, तो वही सीक्वेंस बन गई जो हमने शुरू में करी थी। ये भी फिबोनाची सीक्वेंस नज़र आ रही है बेटा आपको, ठीक है ना। देखो 2 + 3 क्या होता है 5, इन दोनों का सम नेक्स्ट टर्म आ गई, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, 8 + 13 कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपको नज़र आ रहा है ये तो बाइनरी सीक्वेंस जो है हमारे पास ये जो बन रही थी ये तो फिबोनाची सीक्वेंस की तरह बन रही है। चलो ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन से हमने देखा, 2 3 4 5 टर्म देख ली तो हमने यूज़ कर लिया। मगर इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो आंसर आएगा या ये जो रिजल्ट आएगा वो फिबोनाची सीक्वेंस ही बनेगी, ठीक है। तो वही हम करते हैं, इसको डेराइव देखते हैं। मैंने क्या बोला, ए एन को मैंने रिप्रेजेंट किया वैसे ही कि ए एन इज़ द नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटा, ए एन इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ लेंथ n, ठीक है, विच डू नॉट कंटेन कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़, ठीक है बेटा, जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उसे हमने ए एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही ए एन -1 क्या हो जाएगा, इज़ द नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटे, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ लेंथ n-1 which do not contain consecutive zeros, ठीक है बेटे। ऐसे an-2 हो जाएगा, an-2 का मतलब क्या हो जाएगा, n-2 लेंथ की जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें कंजिक्यूटिव जीरोस नहीं आएंगे वो मैं बाइनरी सीक्वेंसेस बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहली सीक्वेंस मतलब जो मुझे n डिजिट की जो सीक्वेंस बनानी है या तो 0 से स्टार्ट होगी या 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना बेटे। मैंने क्या बोला, ऐसे n डिजिट की सीक्वेंस अगर है हमारे पास, ठीक है, ये n डिजिट की सीक्वेंस अगर हमारे पास है, पहले डिजिट मैंने क्या बोला, या तो 0 आएगी या 1 आएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लेते हैं पहले सीक्वेंस जो 1 से स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा लेट द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन अटैच, सोच के देखिए, वी कैन अटैच एनी बाइनरी सीक्वेंस। अगर 1 से अगर मैंने स्टार्ट करी तो इसका मतलब क्या है, मैं कोई भी बाइनरी सीक्वेंस अटैच कर सकता हूँ n-1 लेंथ की। वी कैन अटैच एनी बाइनरी सीक्वेंस जो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वी कैन अटैच एनी बाइनरी सीक्वेंस ऑफ लेंथ n-1, ठीक है। यू कैन से दैट डज नॉट कंटेन कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़, ठीक है बेटा। ये नहीं, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जो कंजिक्यूटिव जीरो ना करे तो कितने वेज में कर सकते हैं, इन an-1 वेज, ठीक है बेटा। ये नहीं कि अगर मैंने 1 से स्टार्ट करी सीक्वेंस, ठीक है, तो बाकी n-1 लेंथ की स्ट्रिंग बच जाएगी, उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास an-1 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब सोच के देखो, मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ, सोच के देखो, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, अब क्योंकि कंजिक्यूटिव जीरोस नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 1। समझ आया बेटा, ये नहीं आया। मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इफ़ द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर हम सीक्वेंस को 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटे, द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0 देन द नेक्स्ट डिजिट मस्ट बी 1। आपके लिए लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। लेट द नेक्स्ट डिजिट मस्ट बी 1, पक्का 1 आएगी बेटा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, नाउ वी कैन अटैच a बाइनरी सीक्वेंस of length n-2, अब n-2 लेंथ की सीक्वेंस बच जाएगी इन an-2 नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटा। ये नहीं, मैंने क्या बोला, या तो वो 0 से स्टार्ट करेगा या 1 से स्टार्ट करेगा। अगर वो 1 से स्टार्ट करता है तो an-1 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट डिजिट मस्ट बी 1,
तो बाकी इसका मतलब n-2 लेंथ की सीक्वेंस बच जाएगी। उसको अरेंज करने की नंबर ऑफ वेज या उसको बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, an-2। समझ आए? तो यहाँ याद रखना n शुड बी ग्रेटर देन 2, कि अगर लेंथ ऑफ सीक्वेंस जो है 2 से बड़ी है तो हमारे पास ये जो है बाइनरी सीक्वेंस आ जाएगी बेटे, फिबोनाची सीक्वेंस बन जाएगी इससे। समझ आए? ठीक है बेटे। अब एक बड़ी शानदार सी प्रॉब्लम करते हैं, मज़ा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम का नाम है टावर ऑफ हनोई। ठीक है, इसका मतलब है वी हैव 3 पेग्स एंड वी आर गिवन अ टावर ऑफ 8 डिस्क इनिशियली अरेंज इन डिक्रीजिंग साइज ऑन वन ऑफ द पेग्स। मैं आपको डायग्राम दिखा भी देता हूँ कि ये ऐसे पेग्स हैं, देखो। ठीक है, ये ए बी सी 3 पेग्स हैं, इसके ऊपर 8 डिस्क हैं। ठीक है, देखते हैं दोबारा से। मैंने क्या लिखा कि वी हैव 3 पेग्स एंड वी आर गिवन अ टावर ऑफ 8 डिस्क इनिशियली अरेंज इन डिक्रीजिंग साइज ऑन वन ऑफ द पेग्स। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसफ़र द डिस्क टू वन ऑफ द अदर 2 पेग्स। सारी की सारी डिस्क जो हैं वो उठा करके एक पेग पे मुझे लेके जानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखो, यूजिंग द पेग अदर पेग एज अ टेम्प्रेरी डिस्क होल्डर बट नेवर प्लेसिंग अ डिस्क ऑफ द लार्जर डायमीटर। कंडीशन क्या है इसमें कि जब आप 8 डिस्क अगर आपके पास हैं तो 8 की 8 डिस्क जो है आपने उठा करके वहाँ रखनी है। यानी ए बी सी अगर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ए से लेकर के सी पे जानी है सारे सारे डिस्क। कंडीशन क्या है, एक टाइम पे आपने एक डिस्क उठानी है बेटे, एक टाइम पे आपने एक डिस्क उठा करके दूसरे किसी पैक में डाल देनी है। कंडीशन क्या है कि जो छोटी डिस्क है, छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आनी चाहिए। बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है मगर छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो आपने बताना कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होंगी, या कह सकते हो कम से कम स्टेप में आप लोगों ने बताना है तो कितने मिनिमम हमारे को वेज चाहिए होंगे। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि मिनिमम नंबर ऑफ वेज आपने बताने हैं कि जिसमें आप सारे के सारे पिक उसमें उठा सको। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से बेटे। वी हैव 3 pegs and we are given a tower of 8 discs initially arranged in decreasing size on one of the pegs. The objective is to transfer the disc to one of the other 2 pegs using the other peg as a temporary disc holder, but never placing a disc of larger diameter on a disc of smaller diameter. So a move will consist of moving one disc from one peg to another. A move will consist of moving one disc from one peg to another. How many moves will be needed to move all the disc, और more generally you may consider that problem with n disc। ठीक है, मैं आपको कहो तो क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सोच के देखिए कि अगर ये 3 पैक्स अगर मेरे पास हैं, ठीक है बेटे, मान लेते हैं 3 पैक्स अगर हमारे पास हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि सोचना कैसे है इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, जब कभी अगर प्रॉब्लम अगर ऐसी आती है ना तो आप कोशिश कीजिए जो इनिशियल जो केसेस होते हैं n = 1 2 3 ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है बेटे, तो मैंने बोला कि ए बी सी अगर मेरे पास ये 3 अगर डिस्क अगर हैं हमारे पास, आप सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक ही डिस्क अगर होती, ठीक है, इसको सी पे अगर लेके जाना है तो इसका नंबर ऑफ वेज तो एक ही होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर 2 डिस्क अगर हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 और 2 दो ही डिस्क अगर हमारे पास हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसको वहाँ पर लेके जाने के, एक टाइम पे एक डिस्क चाहिए हमारे पास। सोच के देखिए। पहले मैंने क्या बोला, तरीका क्या है, नंबर पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पहला स्टेप क्या होगा कि मान लेते ऐसे दिया हुआ है मुझे लेके जानी है सी पे, तो पहले हमने 2 डिस्क यहाँ पर ले गए। ये एक स्टेप हो गया हमारा कि जो, ठीक है, कि एक डिस्क यहाँ रखी, दूसरी डिस्क मैं वहाँ ले गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि 1 को उठा करके हम यहाँ पर ले गए, 2 यहाँ पर थी हमारे पास। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा हमारे पास कि 1 के ऊपर मैं 2 को ले गया। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन हमारे पास 1 2 ऐसे था, ये 1 का मतलब बड़ी वाली डिस्क है, 2 का मतलब उससे छोटी वाली डिस्क है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, सेकंड वाली डिस्क को मैं बी के ऊपर ले गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारे पास कि मैं 1 को सी पे ले गया। स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम 2 वाले को सी के ऊपर ले गए। तो 1 2 2 अगर 2 डिस्क अगर थी तो उनको उठा करके रखने के नंबर ऑफ वेज मेरे पास 3 हो गए। ठीक है बेटे, ऐसे सोच के देखते कि अगर मेरे पास 3 डिस्क अगर होती, सोच के देखो कि अगर ऐसे मेरे पास 3 अगर डिस्क अगर होती तो कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। टेक योर टाइम, 2 मिनट आप सोच सकते हैं इसको कि अगर 3 डिस्क अगर मेरे पास होंगी तो आप इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 डिस्क है, ये मेरे पास 2 सेकंड नंबर ऑफ डिस्क होगी, तो उससे छोटी वाली थोड़ी सी, ये थोड़ी सी उससे छोटी डिस्क होगी 2, ये उससे छोटी डिस्क होगी, लेट दिस बी 3। ये ए पैग है, ये बी पैग है, ये सी पैग है। आप सोच के देखो कि आप इसको कैसे इसको अरेंज करोगे। ठीक है बेटे, कि अगर आपके पास ऐसी कुछ अगर आ जाएंगी तो कैसे आप इसको अरेंज करोगे चीज़ों को, डिस्क को। ठीक है, मैं अगर आपको एक दो का होता है एक बार हेल्प कर देता हूँ दोबारा से। मान लेते हैं कि ऐसे 1 2 3 में रखी हुई है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहला स्टेप क्या था, ये तो हमारे ओरिजिनली दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है बेटे, तो हम थोड़ा सा हेल्प करके देखते हैं आपकी कि कैसे आप चीज़ों को अरेंज करोगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप भी 2 मिनट ले सकते हैं,
कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अभी स्पेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखने के लिए हम डिस्क को कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सोच के देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, कि 1 2 3 अगर मेरे पास है तो कैसे मैं सारी डिस्क एक टाइम में मुझे एक डिस्क उठा करके रखनी है, एक टाइम में मुझे एक डिस्क उठा करके रखनी है। मैं किसी भी पैक पे ले जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल बी पे ले जाऊँ या सी पे ले जाऊँ, नंबर ऑफ वेज कि थर्ड पैक को हमने टेम्प्रेरी पैक बनाना है। सोच के देखते हैं कि 1 2 यहाँ पर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले थर्ड वाले को यहाँ ले गया, हमने क्या किया, थर्ड वाले को यहाँ किया, एक स्टेप हो गया, दिस इज स्टेप 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, कि 1 तो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने 2 को यहाँ ले गए, ये सेकंड स्टेप होगा, दिस इज अवर स्टेप 1। ये पहला स्टेप है बेटा हमारे पास। सेकंड स्टेप हमारे पास हो जाएगा कि मैं 2 को बी के ऊपर ले गया, क्योंकि 1 सबसे बड़ी है, 2 से छोटी, 3 से छोटी। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, 1 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, 3 को मैं इसके ऊपर ले आया, ठीक है बेटे, 3 वाले को मैं 2 के ऊपर ले आया। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि 1 को मैं सी के ऊपर ले गया, तो यहाँ तो फोर्थ स्टेप में ऐसे था, ये हमारे पास 2 3 तो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि 1 वाले डिस्क को मैं सी वाले पैक के ऊपर ले आया। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा कि थर्ड को मैं यहाँ पर ले आया, सेकंड यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है हमारे पास। 5 नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, ठीक है बेटे। सिक्स स्टेप हमारे पास क्या होगा कि 1 के ऊपर मैंने 2 को रख दिया, 3 तो यहाँ पर ही था हमारे पास, ठीक है बच्चे। सेवन स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेवन स्टेप में ऐसे आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, ये 7 स्टेप हो गए। यानी कि हमारे को 7 स्टेप लगे अगर 3 डिस्क को मूव करने के लिए। कि कंडीशन क्या थी हमारे पास कि एक टाइम में मुझे एक डिस्क उठानी है, ठीक है, और ऐसा करना है कि छोटे के ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए, बड़े के ऊपर छोटी आ सकती है। तो आपने मिनिमम नंबर ऑफ वेज बताने थे। मैंने 3 डिस्क का आपको करके दिखाया, आप देखना चाहते हैं दोबारा देख सकते हैं। 1 2 3 था, सबसे पहले मैं थर्ड को ले गया सी के ऊपर, ठीक है बेटे। ये मेरे पास ए पैग है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज अवर ए पैग, दिस इज अवर बी पैग, दिस इज अवर सी पैग, ठीक है राजे। दिस इज ए पैग, बी का किसी से है, सी की किसी से है, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटे। अब देख सकते हो कैसे हमने किया इसको। मैं कहना चाहता हूँ 1 2 3 था मेरे पास, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थर्ड को मैं सी के ऊपर ले गया, फिर मैंने क्या किया, सेकंड वाले को मैं बी पे ले गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 1 को थर्ड वाले को मैंने 2 के ऊपर रख दिया, 3 पे आ गया, ठीक है राजी। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, 1 को हमने सी पे ले गए। फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, समझ आ रहा है बेटा ये नहीं। फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, 1 को थर्ड वाले को मैं यहाँ पर ले गया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने कि ये 1 2 3 हो जाएगा, फिर हमने क्या किया कि इस वाले 2 को मैं यहाँ पर ले आया, इसके ऊपर ले आया, ठीक है राजी। 1 2 हो जाएगा, फिर हमने क्या किया, थर्ड में हम थर्ड इसके ऊपर ले आएंगे। समझ आया बेटे पक्का। अब आपने सोचना है मेरे पास कि अगर 4 स्टेप्स अगर होंगे तो कैसे करेंगे। टेक योर टाइम, कि अगर मेरे पास 4 रिंग्स अगर होती, ठीक है, अभी तो 8 तक का सोचना है हमारे को। अगर आप सोच के देखो कि अगर मेरे पास 4 अगर रिंग्स अगर होंगी तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। टेक योर टाइम, अदरवाइज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये 1 रिंग है, ये 2 रिंग्स हैं, ये 3 रिंग्स हैं, ये 4th रिंग है हमारे पास। तो कितना नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है बेटे। मैं कहना चाहता हूँ देखो, मैंने अगर A4 को रिप्रेजेंट करता हूँ कि नंबर ऑफ वेज जो इस, ठीक है, 4 डिस्क को अरेंज करने की, कि अगर मुझे 4 डिस्क को अगर उठा करके रखना है तो A4 आर द नंबर ऑफ वेज। A3 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज जो है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन को मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा, जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि एक टाइम में मुझे एक डिस्क उठा के रखनी है, ठीक है, और लार्जर डायमीटर के ऊपर स्मॉलर डायमीटर की रिंग आ सकती है, मगर स्मॉलर के ऊपर लार्जर डायमीटर की रिंग नहीं आएगी। 3 डिस्क को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास A3 मैंने मान लिया, ऐसी A2 A1 आ गया। सोच के देखना, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ आपको समझाने के लिए, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ध्यान से देखिएगा कि मुझे 4 डिस्क को अरेंज करना है, मतलब एक टाइम पे एक डिस्क उठानी है, सारी डिस्क उठा करके सी पे लेके जानी है, ठीक है बेटे। मैंने क्या बोला कि अगर सारे डिस्क 3 डिस्क को उठा करके मैं इसके ऊपर अगर ले जाता हूँ, अभी हमने पीछे किया था कि 3 डिस्क को अगर उठाता हूँ तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास 7 आए थे, ठीक है बेटा। ये नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 3 डिस्क को उठाता हूँ, ठीक है, तो 3 डिस्क को उठाने के नंबर ऑफ वेज A3 आ जाएगा। अगर मैं A4 के बारे में अगर बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बड़े मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। मैंने कहा 2 3 4 3 डिस्क है, सी पे ले जाता था या बी पे ले जाता था, नंबर ऑफ वेज तो बराबर ही आने थे। सिर्फ ऑर्डर हमारा आगे पीछे अरेंज करने का ऑर्डर अलग होता है, पर नंबर ऑफ वेज जो है हमारे पास बराबर होंगे।
तो 2 3 4 ये जो 3 रिंग्स हैं इसको बी पे लेके जाऊँ, नंबर ऑफ वेज 7 रहेंगे, यानी A3 रहेगा। पहले मैंने क्या किया, इन 3 डिस्क को उठा करके मैंने क्या बोला, इसके ऊपर ले गया कि यहाँ सेकंड आ गया, यहाँ थर्ड आ गया, यहाँ फोर्थ आ गया, मतलब एक टाइम में एक। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कि अगर मैं 1 को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, पीछे जो हमने केस किया था, तो 2 3 4 को हमने यह सारा शिफ्ट करना है एक एक स्टेप करके, तो इसके नंबर ऑफ वेज 7 हो गए थे हमारे पास, यानी A3 मैंने मान लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि मैं 1 को ले गया, इस वाले डिस्क को उठा करके मैं यहाँ पर ले गया 1 को, ठीक है। फिर दोबारा से बाय यूजिंग पेग ए, इन 2 3 4 को लाने के नंबर ऑफ वेज फिर वापस A3 हो जाएंगे हमारे पास। समझ आया बेटा, ये नहीं है कि बाय यूजिंग पेग ए, इसके नंबर ऑफ वेज यानी 7 + 1 + 7, टोटल हमारे पास 15 नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने 1 2 3 को शिफ्ट किया था, वैसे अब 2 3 4 को शिफ्ट करोगे, इसके नंबर ऑफ वेज जैसे हमने 7 करे थे, ऐसे इसके नंबर ऑफ वेज 7 हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हमने 2 3 4 को किया था, ठीक है बच्चे। इसके नंबर ऑफ वेज 7 आएंगे हमारे पास, उसके बाद क्या करेंगे 1 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, वो एक वे आ जाएगा हमारे पास, एक स्टेप वो बढ़ेगा, फिर वापस से 2 3 4 को शिफ्ट करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं अभी इसको जनरलाइज वे में आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जनरलाइज वे में क्या करेंगे, अगर मेरे पास AN अगर दिया हुआ है, AN इज़ अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। AN अगर मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ वेज हैं मेरे पास, या कह सकते हो नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ वेज, यू कैन से AN इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ वेज कह लो, ठीक है, टू रिक्वायर्ड टू मूव एन डिस्क, ठीक है बेटा, ये नहीं समझ आए। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, अगर AN टोटल n डिस्क अगर हैं मेरे पास, मैंने क्या बोला, टोटल अगर मेरे पास ऐसे अगर n नंबर ऑफ डिस्क अगर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो n-1 डिस्क है उसको मूव करेंगे, यानी कि मैंने क्या लिखा, मूव द टॉप, आपको समझाने के लिए सारी बातें लिख रहा हूँ, मूव द टॉप n-1 डिस्क, यू कैन से फ्रॉम A to C यूजिंग B एज अ टेम्परेरी पेग, ओके। समझ आया बेटा या नहीं। तो मैं B पे ले जाऊँ या C पे ले जाऊँ, किसी भी एक डिस्क पे मुझे लेके जाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर 8 से लेकर C पे अगर मैं n-1 को ले जाता हूँ, ठीक है, यूजिंग B एज अ टेम्परेरी, यू कैन से टेम्परेरी पेग कह लो, टेम्परेरी प्लेस होल्डर कह लो, ठीक है, इसको मैंने यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस कैन बी डन इन, कितने वेज होंगे इसके बेटा, दिस कैन बी डन AN-1 वेज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था कि मैंने क्या बोला था, जैसे A4 को मैं लिखा था A3 प्लस, ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AN का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, AN-1 वेज हो जाएंगे ये वाले, फिर मैं 1 को शिफ्ट करूँगा, फिर वापस AN-1 डिस्क को मैं शिफ्ट करूँगा उसके ऊपर, उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे। क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, यू टू मूव द nth डिस्क, कि मैं nth डिस्क को मूव करूँगा, ठीक है, फ्रॉम A to B, मैं सारे डिस्क B पे लेके जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज डन इन 1 मूव। समझ आया बेटा, ये नहीं आया कि मैंने क्या बोला, मुझे मान लेते हैं B पे लेके जानी है सारे डिस्क, तो पहले A से लेकर C पे ले गया n-1 को, फिर n-1 वाले को B पे ले गया, फिर वापस भी जो C पे हैं वो n-1 डिस्क को फिर दोबारा से मूव करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये नहीं, मैंने क्या लिखा कि मूव द n-1 डिस्क, जितने भी हमारे पास n-1 डिस्क अगर हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको मूव करेंगे फ्रॉम C to B यूजिंग A एज अ टेम्परेरी पैग, ठीक है बेटा। ये नहीं, एक को हमारे को एज अ टेम्परेरी पैग यूज़ करना है, ये टेम्परेरी प्लेस होल्डर आप कह सकते हो, जिसमें हमारी डिस्क आए, ठीक है बेटा। सो दिस कैन अगेन बी डन इन, दिस कैन बी डन इन अगेन AN-1 नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटे। सो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास देखो AN किसके बराबर हो जाएगा, वही AN-1 + 1 + AN-1, ठीक है। तो AN किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ AN-1 + 1। अब मैं इसको अभी एक तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर जब मैं आपको रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा तो एक और इसका सॉल्व करने का अलग सा तरीका बताऊंगा जो इस वाले तरीके से ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये तो ईजी है ही है, मगर इससे भी ज़्यादा आसान तरीका होगा जब मैं रेकरेंस रिलेशन को आपको सॉल्व करना सिखा दूँगा बेटे, ठीक है। सोच के देखो, AN मेरे पास है 2 टाइम्स ऑफ AN-1 + 1,
आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बार मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा बेटी, समझ आए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ डालूंगा बेटी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ए एन किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा बेटी, समझ आए। मैंने क्या किया, ए एन माइनस वन की वैल्यू डाल दी ये वाली, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ए एन माइनस टू प्लस वन, ए एन आ जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आए। ऐसे ही मैंने क्या किया, ए एन को मैंने ए एन माइनस वन के टर्म्स में कन्वर्ट किया था, और ऐसे ही हमने ए एन माइनस वन को ए एन माइनस टू के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही अगर मैं ए एन माइनस टू की वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस थ्री प्लस वन, साथ में 2 प्लस वन आ जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आए। ए एन इसके बराबर आ जाएगा ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 2 क्यूब ए एन माइनस थ्री प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन, ठीक है बेटा। ये नहीं, अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ 3 होता है तो यहाँ 3 आता है, देखो जब यहाँ n माइनस थ्री अगर आएगा तो यहाँ 3 आ जाता है, और इससे एक कम यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन आ जाता है, मतलब 2 स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। यानी कि जब यहाँ 3 अगर आएगा तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, और इससे एक कम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, समझ आए। तो मैं इसको अगर ऐसे प्रोसीड करूँ, ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे प्रोसीड करता हूँ तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं कि अगर यहाँ पर ए एन माइनस में एन माइनस वन करता हूँ तो ये 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा, कि जो भी यहाँ पर है उसको वहाँ पर चला जाएगा ये, और प्लस हमारे पास आ जाएगा इससे एक कम 2 रेज़ टू पावर एन माइनस टू, 2 रेज़ टू पावर एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन प्लस 2 प्लस वन, ठीक है बेटे। ध्यान से देखते हैं किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज़ 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन, और ये ए वन आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 रेज़ टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन आ जाएगा बेटे, ये सीरीज चलती चली जाएगी। ए वन का मतलब क्या है, एक डिस्क अगर होगी तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास, है ना। तो ए वन क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन, 2 रेज़ टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन, तो ए एन आ जाएगा बेटा हमारे पास। आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज़ 1 प्लस टू स्क्वायर, सीरीज को उल्टा लिख दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बेटे, ठीक है। ये क्या, जीपी सीरीज़, सम का फॉर्मूला ए इज़ द फर्स्ट टर्म इज़ 1, ये तो 1 आ जाएगा, कॉमन रेशियो इज़ 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n माइनस 1। वैसे तो और भी तरीके हैं समझाने के, मगर मैं अभी जानबूझ के आपको इससे समझा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। आप देखना चाहे देख भी सकते हैं, जब n3 था मेरे पास, जब 3 अगर डिस्क अगर थी तो किसके बराबर हो गया था, 2 क्यूब माइनस वन, 7 नंबर ऑफ वेज थे बेटे हमारे पास। n अगर 4 था तो कितने नंबर ऑफ वेज थे, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस वन, यानी कि 15 नंबर ऑफ वेज हो गए थे हमारे पास, समझ आया। जिसे कहते हैं टावर ऑफ हनोई। मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको उसको सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका भी बताऊंगा कि ऐसी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट करते हैं, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास अच्छी सी, कि टाइलिंग ऑफ अ 1 क्रॉस n रेक्टेंगल। मैंने क्या बोला, अ रेक्टेंगुलर पैच ऑफ 1 क्रॉस n नीड्स टू बी पेव्ड यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ टाइल्स ऑफ साइज 1 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 2। अब बेटा हमारे को एक 1 क्रॉस n का फ्लोर है, मुझे 1 क्रॉस 1 की टाइल और 1 क्रॉस 2 की टाइल से, इस दोनों टाइल से इसको भरना है। तो मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ वेज होंगे करने के लिए। ध्यान से देखा जाए, ये भी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का स्टेयर केस वाला, बिल्कुल उसी के तरीके से ही है। अगर वैसे सोचेंगे कि 1 क्रॉस 1 की अगर होती टाइल तो 1 वे होता, 1 क्रॉस 2 की अगर टाइल होती तो या तो 1 1 वाले डालता या फिर 2 वाले डालता, तो 2 वेज हो जाते हमारे पास, समझ आया बेटा। ही नहीं, अगर 1 क्रॉस 3 का अगर फ्लोर होता मेरे पास, इसके नंबर ऑफ वेज कैसे होती है, तो 1 1 1, या तो मैं सारी 1 क्रॉस 1 की यूज़ कर लूँ, या 1 2 यूज़ कर लूँ, या 2 1 यूज़ कर लूँ, तो 3 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बेटे। ये कभी अगर समझ ना आए ना तो इनिशियल वैल्यूज़ डाल करके 1 2 3 4 वगैरह डाल करके आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। ये एक आइडिया होता है बेसिकली, ठीक है बेटे। तो ऐसे मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास 1 क्रॉस 4 का अगर फ्लोर अगर है, ठीक है बेटे, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, 1 1 1 1 मैं यूज़ करूँ, ये सारी मैंने 1 क्रॉस 1 की यूज़ कर ली, या 1 1 2 यूज़ करूँ, ठीक है बेटे, या 1 2 1 यूज़ करूँ, या 2 1 1 यूज़ करूँ, ठीक है, या मैं 2 2 यूज़ करूँ। कितने नंबर वेज हो जाएंगे हमारे पास, 5 वेज हो जाएंगे। आपको देख के नज़र आ रहा होगा, ये भी फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, ठीक है ना बेटे। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैंने वही लिखा कि मैंने क्या बोला, इसको नंबर ऑफ वेज मान लेता हूँ मैं,
ठीक है बेटे। तो हमने क्या लिखा, वैसे ही मैंने क्या बोला, लेट हमने ए एन नंबर ऑफ वेज मान लिए, ठीक है ना, ए एन आर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ टाइलिंग। आपको थोड़ा सा आज की क्लास में सिर्फ ये समझाना है कि रेफरेंसेस बनाने कैसे हैं, इसलिए मैं सिंपल से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। आरएमओ में हम लोग और शानदार सी प्रॉब्लम्स करेंगे बड़े तरीके से, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ टाइलिंग द रेक्टेंगल ऑफ साइज 1x n, मान लेते हैं 1x n का जो फ्लोर था तो उसको टाइल करना है मुझे, ठीक है, बाय द गिवन टाइल्स यू कैन से, या तो मैं 1x1 लिखूँ, ठीक है। ये मैंने नंबर ऑफ वेज मान लिए कि 1x n का जो फ्लोर है उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन। ऐसे ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1x n-1 का जो फ्लोर होगा उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ए एन माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1x n-2 जो टाइल होएगी उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज बाय यूजिंग 1x1 टाइल एंड 1x2 टाइल्स। सोच के देखो, ये n 1x n का अगर फ्लोर अगर है मेरे पास, ठीक है बेटे, तो क्या होगा, या तो मैं 1 से शुरुआत करूँगा या तो मैं 1x1 वाली टाइल रखूँ यहाँ पर, ठीक है ना, या तो मैंने पहली जो टाइल है 1x1 वाली रख दी। अगर 1x1 वाली टाइल यहाँ रखता हूँ, बाकी जो फ्लोर है वो n-1 का रह जाएगा बेटे, तो इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस 1। समझ आया, अगर मैं 1x1 का फ्लोर टाइल अगर रखता हूँ तो बाकी जो फ्लोर है, ठीक है, वो 1x n-1 का रह जाएगा, उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस 1। समझ आया। या अगर मैं पहली ही टाइल अगर 1x2 वाली रखूँ, यानी पहली टाइल में ये वाली भर दूँ 1x2 वाली, बाकी फ्लोर कितना रह जाएगा हमारे पास, 1x n-2 का रह जाएगा, इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए एन माइनस 2। तो इसका मतलब ए एन जो मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने थे वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। वही फाइबोनाची सीक्वेंस आ गई बेटे। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइबोनाची सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ आया, लिखूँ तो नहीं, पक्का, गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मेरे को 2x n का फ्लोर है मेरे पास, ठीक है बेटे, वी हैव अ 2x n फ्लोर, सो 2x n rectangle needs to be tiled with the tiles of size 1x2 dominoes and in how many ways can this be done। अब आपने बताना है कि सेम चीज़, सेम लॉजिक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी, ठीक है, बस मैंने जानबूझकर इसको 2x n ले लिया है और टाइल मैंने सिर्फ 1x2 की ली है। तो इसका मतलब आप वही कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आपको समझना है तो 2x1 का फ्लोर अगर है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2x1 का फ्लोर होता तो इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज एक ही होते हैं हमारे पास, A1 का मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास, है ना। और अगर 2x2 का फ्लोर होता तो ऐसा फ्लोर होता तो क्या होगा हमारे पास, या तो आप इसको ऐसे रखेंगे वर्टिकल रखेंगे, ठीक है, या आप इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। समझ आया बेटा, ही नहीं है, 1x2 की टाइल अगर ये है, अगर मेरे पास 2x2 का फ्लोर अगर होता हमारे पास, या तो हो सकता है आप दोनों इसको, अगर आपने पहली वाली वर्टिकल रखी इस शेप में रखी, सेकंड वाले के लिए फोर्स मूव हो जाएगी, यहाँ रखनी पड़ेगी। ऐसे अगर पहली वाली अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तो दूसरी वाले के लिए भी फोर्स मूव हो जाएगी, रखनी पड़ेगी, तो A2 हमारे पास 2 हो जाएगा। समझ आए। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 2x3 का अगर फ्लोर होता, ठीक है, अगर मेरे पास 2x3 का फ्लोर अगर होता तो कितने नंबर ऑफ वेज में आप इसको अरेंज करेंगे, सोचिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 2x3 का अगर फ्लोर होता तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, या तो अगर आपने पहली वाली टाइल जो है वर्टिकल रखी, अगर पहली वाली टाइल वर्टिकल रखी, सेकंड टाइल भी वर्टिकल रख सकते हैं, तीसरी वाली भी वर्टिकल रख सकते हैं। या पहली वाली अगर आपने वर्टिकल रखी, ठीक है, तो आप दूसरी वाली अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे, पहली वाली आपने ऐसे रखी, सेकंड एक ऐसे रखोगे तो ये ऐसे रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटे। या आपने ये वाली अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखी, ये वाली आपको हॉरिजॉन्टल रखनी पड़ेगी, फिर आपकी वर्टिकल आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज A3 के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। समझ आ रहा है बेटा ये नहीं, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे लिखूँगा कि मैंने वही बोला, लेट ए एन बी द नंबर ऑफ वेज, हमने ए एन नंबर ऑफ वेज मान लिए, ठीक है, इन विच 2x n रेक्टेंगल बी filled with tiles of size 1x2, ठीक है। तो A1 कितना था हमारे पास 1, A2 कितना है हमारे पास 2, ठीक है ना। ये सारा काम हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने क्या बोला
अगर पहली वाली टाइल अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, ध्यान से देखना, एक बड़ी सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पहली वाली टाइल अगर मैं रखता हूँ इसको, अगर या तो मैं वर्टिकल रखूँगा या हॉरिजॉन्टल रखूँगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पहली वाली टाइल वर्टिकल रखी थी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट टाइल इज़ वर्टिकल, ठीक है बेटे, पहली वाली टाइल अगर मैं वर्टिकल रखता हूँ, ठीक है, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, देन वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 2x(n-1). अगर मैंने 1x2 की टाइल रख दी पहले वर्टिकल, तो जो रेक्टेंगल है उसका साइज़ बाकी 2x(n-1) बच जाएगा, ठीक है। एंड दैट कैन बी टाइल इन an-1 नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटा, ये नहीं। और अगर मैं फर्स्ट टाइल हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, बात समझ आई। पहली वाली टाइल अगर मैंने क्या बोला, अगर पहली वाली टाइल अगर मैंने 1 ऐसे रखी थी, अगर हॉरिजॉन्टल, इस केस में बताना चाह रहा हूँ, अगर पहली वाली टाइल मैंने ऐसे रखी, ये 2x(n) का फ्लोर था, ठीक है। अब ये n-1 का रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, नहीं। अगर मैं पहली वाली टाइल फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, 2x(n) का फ्लोर अगर मेरे पास है, अगर पहली वाली टाइल मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, पहली वाली टाइल मैंने ऐसे रख दी, तो सेकंड वाली टाइल को, इस वाली टाइल को रखने का तो फोर्स मूव होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल रखनी ही पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये 1x2 की टाइल थी मेरे पास, ठीक है। तो बाकी हमारे पास ये n-2 का रह जाएगा फ्लोर, 2x(n-2) का फ्लोर रह जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट टाइल इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर मैं फर्स्ट टाइल हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ, देन द नेक्स्ट टाइल मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटे। एंड वी आर लेफ्ट विद a 2x(n-2) रेक्टेंगल, ठीक है बेटे, एंड विच कैन बी टाइल्ड in an-2 नंबर ऑफ वेज, ठीक है, समझ आया बेटे। देयरफॉर विद इनिशियल कंडीशन a1 हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास 2 है, ठीक है। देयरफॉर an किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, an हो गया था हमारे पास an-1 प्लस an-2, ठीक है। अगर आपने a3 की वैल्यू निकालनी है तो a3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, a2 प्लस a1, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी सीरीज़ देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, फाइबोनाची सीक्वेंस की तरह। आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ठीक है। समझ आया बेटा। यहाँ पर an जो है बेसिकली में फाइबोनाची नंबर आएगा fn+1th वाला, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो an जो आएगा वो fn+1th फाइबोनाची नंबर आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो फाइबोनाची सीक्वेंस होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 1 2 ऐसे होती है, मगर ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो nth है वो इस सीक्वेंस का n+1th नंबर आएगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।